अभिनव आरएस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। परखिए अपने ज्ञान को लाइव सेशन के माध्यम से आज राजस्थान जी की प्रश्नोत्तरी सीरीज का 11वां भाग मैं आप लोगों के साथ। साथियों, आज हम शनै शनै धीरे धीरे 11वीं सीरीज तक पहुंच चुके हैं और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है ये प्रश्नोत्तरी सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रही है। आपके कमेंट्स मुझे बार बार मिलते जा रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पर मिलते जा रहे हैं। इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को अपना प्यार देने के लिए संपूर्ण राजस्थान के युवाओं का, युवा प्रतियोगी साथियों का तहे दिल से आभार। साथियों, प्रश्नोत्तरी सीरीज 11 को शुरू करें उससे पहले बात आती हमारी प्रतिदिन की भांति प्रश्नोत्तरी सीरीज 10 के विजेता घोषित करने की। जी हाँ, प्रश्नोत्तरी सीरीज 10 के हमारे जो विजेता हैं वो विजेता थे गजानंद कुमावत। जोरदार तालियां और स्वागत इनका। गजानंद कुमावत, आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं अभी और बहुत ही एक्टिव बच्चे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप आते हैं, बहुत ही इनिशिएटिव बालक है आप। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा गजानंद। आप ईश्वर की कृपा और माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आप अपने माँ बाप का खूब नाम रोशन करें। आगे बढ़ते हम लोग आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज 11 की ओर। प्रश्नोत्तरी सीरीज 11, इसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ, निम्न में से कौन से जिला समूह है? अपनी नोटबुक उठा लीजिए, जिन्होंने अब तक भी नोटबुक नहीं उठाई है। नोटबुक पेन के माध्यम से आप लोग सारा जितना भी इनकी व्याख्यात्मक अपना काम हो रहा है वो पूरी व्याख्यात्मक आप डिटेल्स लिखते चलिए प्रत्येक प्रश्न की। निम्न में से कौन से जिला समूह की सीमा ना तो अन्य राज्यों के साथ और ना ही अन्य किसी देश के साथ लगती है? भूगोल से आपका ये प्रश्न है कि ऐसा कौन सा समूह है जिलों का यहाँ पर जिसकी सीमा ना तो किसी अन्य राज्य के साथ लगती है और ना ही किसी अन्य देश के साथ लगती है। कहने का तात्पर्य ना तो वो राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ऐसे जिलों का समूह आपको यहाँ पर चयन करना है। ऑप्शन आपके ये रहे: जोधपुर कोटा, या दौसा या पाली, नागौर या चूरू, भीलवाड़ा और राजसमंद। एक कूट का चयन आपको करना है। जल्दी से अपने जवाब कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत ही अच्छा और नेक प्रश्न है और राजस्थान के भूगोल का सामान्य जो परिचय है वहाँ से आपका ये प्रश्न है। सामान्य परिचय में से 1-2 प्रश्न अवश्य रूप से पूछे जाते हैं और ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है ये। राइट आंसर यहाँ पर मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है इसको। वहाँ पर अमूमन ज़्यादातर एग्जाम्स में ये एक जिला रख देता है कि कौन सा जिला सीमा पर नहीं है, तो मैंने यहाँ पर कूट करने का प्रयत्न किया है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करने का प्रयत्न किया है प्रश्न को। कैसा लगा आपको ये प्रश्न? अपनी कमेंट में राय भी बताइएगा। साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, दौसा और पाली। देखो, बाकी में भी मैंने एक ज़िला ऐसा रखा है जो कि सीमा नहीं बनाने वाला है, परंतु उसके साथ एक ज़िला ऐसा लगाया है जो सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में अवश्य रूप से पूछे जाते हैं। परंतु यहाँ का अपना जो ऑप्शन है दौसा और पाली, ये दौसा और पाली ये दोनों ही ज़िले किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं बनाते हैं। फिर प्रश्न आपके दिमाग में आ जाता है कि सर ऐसे कितने ज़िले हैं जो ना तो राष्ट्रीय और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? मैंने बताया, दोबारा मेरी बात को मैं पुनरावृत्ति करूँगा कि राजस्थान में सामान्य जो परिचय है भूगोल का वहाँ से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में व्याख्या कर देता हूँ इसकी। साथियों, अगर मैं बात करूँ आपके इस राजस्थान की, मैं राजस्थान की इस धरा की बात करूं तो इसमें याद रखना एक बात, 8 ऐसे ज़िले हैं। जी हाँ, 8 ज़िले ऐसे हैं जो ना तो किसी राष्ट्र के साथ, राष्ट्र तो एक ही लगता हमारे यहाँ पर राजस्थान में पाकिस्तान के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनी हुई है, और इधर से आपके जो अंतर्राज्य सीमा की बात करूं तो यहाँ पर आपका पंजाब बन लगा हुआ है, इसके बाद में आपका इधर हरियाणा लगा हुआ है, इसके बाद आपका यूपी भी लगा हुआ है,
इसके बाद एमपी भी लगा हुआ है और गुजरात भी लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर 5 राज्यों के साथ और एक राष्ट्र के साथ सीमा लगती है हमारे राजस्थान की। परंतु 8 जिले राजस्थान में ऐसे हैं जो ना तो राष्ट्र के साथ ना किसी राज्य के साथ सीमा लगाते हैं। उन जिलों के नाम आपको एक बार याद रखने, मैं क्रम वाइज आपको नाम याद करवा देता हूँ, मेरे साथ चलिएगा आप लोग और उसी तरीके से आप उनको याद करते चलिएगा। देखो सबसे पहले आप लोगों को याद करना है, नक्शे वाइज चलना आप लोगों को। मैं एक बार फिर से दोबारा आपको मैप प्रेजेंट कर देता हूँ। साथियों यहाँ पर आपको मैप वाइज चलना है। सबसे पहले जो सीमावर्ती नहीं है उस जिले को याद करना आपका जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर, ठीक है। जोधपुर के बाद में थोड़ा सा नीचे आ जाना है, जोधपुर के नीचे, और याद करना आपको पाली, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ उस चित्र को, बाहर की तरफ लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। ये आपका माना राजस्थान, ये आपका पहले तो याद रखोगे आप लोग जोधपुर, ठीक है। जोधपुर के बाद याद रखोगे आप पाली, ठीक है। अच्छा, पाली के फिर थोड़ा सा नीचे और आ जाइए और मध्य वाला भाग ले लेते हैं अपन, राजसमंद। तो जोधपुर हो गया, उसके नीचे पाली हो गया, उसके जस्ट नीचे आपका राजसमंद हो गया। अच्छा, फिर आप आ जाइए इधर दक्षिण की तरफ अपन पहुंचते हैं तो आपका यहाँ पर बूंदी। जी हाँ, हाड़ौती क्षेत्र का हमने ले लिया बूंदी, जबकि कोटा और बारां की सीमा और झालावाड़ की सीमा लगती है, ध्यान रखना। बूंदी की सीमा किसी भी क्षेत्र से नहीं लगती है, तो यहाँ पर बूंदी हमने ले लिया। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर चलिए बूंदी के, तो यहाँ से हमने उठा लिया आपका टोंक। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग राइट हैंड की तरफ आ जाइए, यहाँ से उठा लिया हमने आपका दौसा, और बिल्कुल बीचों बीच में आ जाइए, राजस्थान का हृदय आपका अजमेर। अजमेर से जस्ट थोड़ा ऊपर चलिए आपका नागौर। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखना इनको, ताकि आपका प्रश्न कभी भी याद रटना नहीं पड़े आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद आ जाए। नक्शे पर चलना, सबसे पहले याद रखना आपको जोधपुर, थोड़ा नीचे चले पाली, थोड़ा नीचे चले राजसमंद, आप इधर पठारी भाग में आ जाइए। आप लोग दक्षिण का पठार में गए आप, तो वहाँ पर आपने बूंदी उठाया, थोड़ा ऊपर चले तो टोंक ले लिया, थोड़े लेफ्ट हैंड चले, सॉरी राइट हैंड चले तो दौसा ले लिया, राजस्थान के बीच में आ जाओ तो हमने अजमेर लिया, और जस्ट ऊपर गए थे हमने कौन सा ले लिया, नागौर ले लिया। तो 3 आपके ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 और 7 और 8, ये 8 जिले आपके ऐसे हैं जो ना तो अंतर्राज्य और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं। तो आपको याद हो गया होगा आज ये प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरीके से। और आप लोग राजस्थान का सामान्य परिचय, उस पर और चर्चा हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। आप लोग जब तक इसको देखना अच्छी तरीके से, अगले प्रश्न की ओर हम लोग रुख करते हैं। जिन्होंने अब तक भी चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले चैनल के जस्ट नीचे की तरफ राइट हैंड का जो बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब, वहाँ पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को, इस लाइव स्ट्रीम सेशन को तुरंत प्रभाव से अपने सभी प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक साथी इससे जुड़ सकें और लाभान्वित हो सकें। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान के किस भाग में, राजस्थान के किस भाग में अंतः प्रवाह क्षेत्र स्थित है? बहुत ही लेवल का प्रश्न है, सोचने पर मजबूर करेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और जल्दी कमेंट कीजिएगा उत्तर। ऑप्शन ए है आपका उत्तर पश्चिम, या फिर दक्षिण पश्चिम, या फिर दक्षिण पूर्व, या फिर उत्तर पूर्व। इनमें से कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जो अंतः प्रवाह क्षेत्र में आता है, शामिल किया जाता है अंतः प्रवाह क्षेत्र में? साथियों, मैं बीच में एक बात और कहना चाहूँगा। राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान के युवा प्रतियोगियों से मेरा आह्वान है कि आप किसी भी प्रकार की अगर राजस्थान की एग्ज़ाम दें, राजस्थान के एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो राजस्थान की एग्ज़ाम देने जाने से पहले अभिनव के द्वारा ये राजस्थान को जानो प्रतियोगिता सीरीज की जितनी भी सीरीजें चलेगी, इन सीरीजों को ज़रूर पढ़कर जाएं। मैं इतना आश्वस्त आप लोगों को कर देता हूं कि राजस्थान जीके में लगभग 80 से 85% जीके के प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। ये मेरा वादा है और मेरा दावा है आपसे। तो हर प्रतियोगी साथी
हर एग्जाम, राजस्थान लेवल का अगर कोई सा भी एग्जाम दे रहा है तो इन प्रश्नोत्तरी सीरीजों को जरूर वो पढ़ के जाए, जरूर वो आत्मसात करके जाए। इसलिए आप अपने सभी साथियों के साथ इस चीज को अधिक से अधिक शेयर करें। यहाँ पर साथियों हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस भाग में अंतः प्रवाह क्षेत्र है? साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, उत्तरी पूर्वी भाग। हमारे राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग का मेरा तात्पर्य हो गया कि लगभग आपका शेखावाटी क्षेत्र। जी हाँ, मैं अगर बात करूं तो आपके लूनी नदी के जो उत्तरी पूर्वी भाग है लूनी नदी का, उस क्षेत्र के आगे चले जाओ आप, या लूनी नदी के पूर्वी भाग में चले जाओ आप, और उधर से लेकर आपका उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान है, ये पूरा क्षेत्र राजस्थान में अंतः प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्यों कहलाता है और कैसे कहलाता है। पहले तो मैप को देखिए आप लोग, देखो जैसे आपके यहाँ से लूनी नदी निकली, इसमें इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, लगभग ये आपका क्षेत्र, ये आपका क्षेत्र वह है जो कि राजस्थान में क्या कहलाता है, आपका अंतः प्रवाह वाला क्षेत्र कहलाता है। अब फिर प्रश्न आता है कि साहब इसको अंतः प्रवाह वाला क्षेत्र क्यों कहते हैं? तो साथियों आपने पढ़ा होगा भूगोल के अंतर्गत कि इस भूभाग की जो स्थलाकृति है वो ऊबड़ खाबड़ बनी हुई है। जी हाँ, ऊबड़ खाबड़ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बालू के अनेक टीले बने हुए हैं, इसलिए बालू के टीलों के कारण ये ऊबड़ खाबड़ दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो ये क्षेत्र कैसा है आपका? एक तो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है। अच्छा, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र के अलावा मैं बात करूं तो इस क्षेत्र में मैंने किस किस क्षेत्र को शामिल किया है? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में आपने याद किया तो एक तो आपको किया है मैंने सिक्कर को, एक तो किसको शामिल किया है मैंने? सिक्कर को। एक किया है मैंने आपके चूरू को, और एक किया है मैंने आपके झुंझुनू को। ये तीन पार्ट जरूर याद रखना आप, सिक्कर चूरू झुंझुनू। ये झुंझुनू रहा, ये सिक्कर रहा, और ये आपका चूरू रहा। इस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं केवल। ठीक है, इस पार्ट को हमने क्या नाम दिया आपका? इस क्षेत्र को विशेष रूप से क्या नाम दिया मैंने आपको? इसको अंतः प्रवाह क्षेत्र, क्योंकि यहाँ की स्थलाकृति थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है। अच्छा, यहाँ पर देखो बलुई मिट्टी है यहाँ पर लगभग। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना आप। कौन से क्षेत्र से बना है? ये बलुई मिट्टी क्षेत्र से है ये क्षेत्र बना हुआ, बलुई मिट्टी है यहाँ पर। अच्छा, बलुई मिट्टी तो है ही। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, कम वर्षा होती है यहाँ पर, कम वर्षा होती है। अच्छा, स्तूपों की स्तूप है यहाँ पर, स्तूप बहुत पाए जाते हैं, स्तूप, बालू का स्तूप जिनको अपन कहते हैं, स्तूप यहाँ पर बहुत है। इस कारण से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो क्षेत्र है वो अंतः प्रवाह बन जाता है। अंतः प्रवाह का तात्पर्य है कि अधिकांश जो इस क्षेत्र से नदियाँ प्रवाहित होती है वो इसी क्षेत्र में खत्म हो जाती है, या अपना पानी आगे तक ना तो अरब सागर तक ले जा पाती है और ना ही बंगाल की खाड़ी तक ले जा पाती है, या तो किसी जो झील में वो अपना पानी गिरा देती है, या फिर वो स्वतः धीरे धीरे रेगिस्तान में क्या हो जाती है, इस क्षेत्र में क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, स्तूपों में या बलुई मिट्टी में वो खत्म हो जाती है। इसी कारण साथियों ये जो क्षेत्र हमारा, इस क्षेत्र को हम किस क्षेत्र में रखते हैं? आपका अंतः प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत ये पार्ट माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन से जिलों का युग्म? एक बार फिर से अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है? कत्था जानते हैं आप लोग, क्या काम आता है? आप कमेंट करो एक बार, देखिए कत्था क्या काम आता है? वेरी गुड, शाबाश। पान में, पान को लगाने के लिए। अरे वाह भाई वाह, कत्था पान में काम में लिया जाता है, पान जो मुंह में चबाने का लिए होता है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले तो निम्न में से कौन से जिलों का युग्म है? यानी दो जिले युग्म है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी प्रश्न को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। युग्म राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है उदयपुर चित्तौड़, या फिर भरतपुर अलवर, या फिर बांसवाड़ा बारा, या फिर सीकर और हनुमानगढ़। राइट आंसर दीजिए पहले तो फटाफट, फिर बढ़ते हैं हम लोग इस प्रश्न की ओर। एक ऑप्शन तो याद है आपको, पर मैंने यहाँ पर दो डाल दिए। ऐसा ही होगा अमूमन, जहाँ पर आप किताबों में किसी चीज़ के लिए एक ऑप्शन पढ़ते हैं तो वहाँ दो मिलेंगे, जहाँ दो पढ़ते हैं वहाँ पर एक मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा सा तो प्रश्न को मॉडिफाई करेगा।
साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए, मतलब उदयपुर और चित्तौड़। उदयपुर और चित्तौड़ मुख्य रूप से कत्था के उत्पादक माने जाते हैं, मतलब यहाँ पर कत्था सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। अब फिर बात आती है कि साहब कत्था क्या है, ये कत्था कहाँ से कैसे क्या उत्पादित होता है। तो साथियों इसको लेकर मैं बात करूँ तो ये तो देखिए आपके स्क्रीन पर, पहले आप सबसे पहले ये एक पेड़ है जिसको हम लोग कहते हैं खेर का पेड़। किसका पेड़ है ये? खेर। खेर के पेड़ की आप छाल देख रहे होंगे, देखो ये छाल बोलते हैं इसको, ये छाल होती है। ये पेड़ का जो ऊपरी तना होता है, तने के ऊपर जो आवरण होता है, इस आवरण को अपन छाल बोलते हैं। तो इस खेर के वृक्ष के तने की जो छाल होती है, इस छाल से तैयार किया जाता है कत्था। पहली बात तो ये समझ लेना आप लोग। तो कत्थे का कोई अलग से पेड़ नहीं होता है। कत्थे को कहीं से तैयार किया जाता है? खेर के पेड़ के तने की छाल से तैयार किया जाता है। ये तो हो गई पहली बात। अच्छा, फिर पूछ लेता है प्रश्न में कि साहब किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो एक विधि है जिसका नाम है हांडी विधि। कौन सी विधि है? हांडी विधि। इस हांडी विधि के द्वारा खेर के वृक्ष के तने की छाल से क्या तैयार किया जाता है? कत्था तैयार किया जाता है। साथियों यहाँ पर मैं बात करूँ अगर आपके इस खेर के, अब देखो कत्था कहाँ पर होगा उत्पादित ज़्यादा, या कत्थे का ज़्यादा उत्पादन कहाँ होगा, या कत्था सर्वाधिक कहाँ बनेगा? जहाँ पर खेर के वृक्ष सर्वाधिक होंगे। तो खेर के वृक्ष राजस्थान में सर्वाधिक जो हैं वो आपके उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर। उसके बाद अगर आपसे पूछता है तो फिर आपका उत्तर होगा चित्तौड़, और उसके बाद भी अगर आपसे पूछता है तो फिर होगा झालावाड़। तो ये तीन तो याद रखना है आपको। राजस्थान में यहाँ पर खेर के वृक्ष बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। पहले नंबर पर है आपका उदयपुर, दूसरे नंबर पर है चित्तौड़, तीसरे नंबर पर है आपका झालावाड़। क्लियर हुआ कि कहानी आपकी ये? तो ये था आपका कत्था का विवरण, जो कि हमारे उदयपुर क्षेत्र में विशेष रूप से बनाया जाता है आदिवासी जाति के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न को सम्मिलित कीजिए। आज सारे प्रश्न बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। आज आप लोग बड़े तन्मयता से पढ़िए इस सेशन को। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहे हैं, और नोटबुक में ज़रूर नोट आउट करते चलिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के प्रश्न। निम्न को सम्मिलित कीजिए। पढ़िए क्या पूछ रहा है। अशोक लेलैंड नाम सुना होगा आप लोगों ने। क्या क्या करता है ये बात करेंगे हम डिटेल में। मैं बता रहा हूँ आज सारे प्रश्न बहुत शानदार होने वाले हैं। नेशनल बॉल बेयरिंग, अगला है सैमकोर ग्लास लिमिटेड, नेक्स्ट है हिंदुस्तान रेडिएटर्स, और इनके सामने कुछ इनके स्थान दे रखे हैं, अलवर, कोटा, जयपुर और जोधपुर। क्या करना है देखो मैं समझाता हूँ आपको। ये इधर की साइड जो ABCD में दे रखे हैं ये कंपनीज के नाम हैं। अशोक लेलैंड कंपनी है, नेशनल बॉल बेयरिंग कंपनी है, सैमकोर ग्लास लिमिटेड कंपनी, हिंदुस्तान रेडिएटर्स है। 4 कंपनी आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कभी भी जीवन में नहीं पढ़ना पड़ेगा इन चारों को, पूरा रटवा दूंगा इनको। इधर की साइड जो क्षेत्र दे रखे हैं वो इनके क्या है, मुख्य रूप से जहाँ पर इन कंपनियों का निर्माण कार्य चल रहा है, मतलब जहाँ पर इनका जो निर्माण कार्य चलता है या कारखाना लगा हुआ है। जैसे अशोक लेलैंड का कारखाना कहाँ लगा हुआ है, या नेशनल बॉल बेयरिंग का कारखाना, इनमें से कहाँ लगा हुआ है, ये आपको सम्मिलित करना है। आप फटाफट जवाब दीजिए, आप सम्मिलित कर लीजिए पहले तो फटाफट। मैंने कल तरीका बताया था आपको सम्मिलित करने का। ओके, मैं आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ ऑप्शन। आपके ऑप्शन ये रहे, अब जवाब दीजिए फटाफट। सही कूट का चयन करें, ये उसी चौथे प्रश्न का भाग है। सही कूट का चयन करें। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? जल्दी जवाब दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका डी। जी हाँ, और ये होगा आपका कूट कथन 1 3 2 4, 1 3 2 4। अब इनको उधर मिलान करते हैं हम लोग। एक बार दोबारा वापस चलते हैं। देखो अशोक लेलैंड का जो कारखाना लगा हुआ है, अशोक लेलैंड का कारखाना कहाँ लगा हुआ है? अलवर में। पहली बात तो ये याद कर लो आप, है ना, फिर सारी डिटेल याद करेंगे। अशोक लेलैंड का कारखाना कहाँ पर लगा हुआ है? अलवर में लगा हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग। देखो नेशनल जो बॉल बेयरिंग का कारखाना है, वो नेशनल बॉल बेयरिंग का कारखाना कहाँ लगा हुआ है?
ये लगा हुआ आपके जयपुर में। अगला सेमकोर ग्लास लिमिटेड, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट था ये सेमकोर ग्लास लिमिटेड। ये कहाँ लगा हुआ है इसका कारखाना? इसका कारखाना लगा हुआ है कोटा में। और हिंदुस्तान रेडिएटर्स, ये आपको 100% थोड़ा सा नया लग रहा होगा। क्या होता है रेडिएटर्स, बताता हूँ मैं। हिंदुस्तान रेडिएटर्स का कारखाना लगा हुआ है जोधपुर में। ये 4 हमारे इस प्रकार से मिलान हो गए, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, मतलब 1, 3, 2 और 4 का कूट समूह है। अब आप लोग अपनी कॉपी को उठा लीजिए, मैं थोड़ी थोड़ी इनकी डिटेल्स आपको बताते चलता हूँ और आपको पूरी तरीके से क्लियर करते चलता हूँ। पहले नंबर पर मैं बात कर लेता हूँ अशोक लेलैंड की। साथियों, अगर अशोक लेलैंड की बात करूं तो एक ये आपके जो 4 व्हीलर्स की निर्माता कंपनी है, जिसका जो बाजार है वो मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल उत्पादक कंपनी है ये, ठीक है। ये भारतीय कंपनी है, पूरी तरीके से ध्यान रखना। अशोक लेलैंड कौन सी कंपनी है? भारतीय कंपनी है और भारतीय ऑटोमोबाइल उत्पादक कंपनी है। अच्छा, इस अशोक लेलैंड की पहली बात करूँ तो पहले तो बात आती है इसके मुख्यालय की। तो इसका मुख्यालय साथियों पड़ता है चेन्नई में। कहाँ पड़ता है इसका मुख्यालय? चेन्नई में। अच्छा, मुख्यालय के बाद में बात करूँ इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना साथियों भारत की आज़ादी के लगभग 1 वर्ष पश्चात, मतलब 1948 में इसकी स्थापना हो गई थी। संस्थापक की अगर बात पूछें तो रघुनंदन शरण, जी हाँ, रघुनंदन शरण के द्वारा इसकी क्या की गई थी स्थापना? रघुनंदन शरण साहब के द्वारा 1948 ईस्वी में चेन्नई में अशोक लेलैंड की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? चेन्नई में। भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। अशोक लेलैंड जो कि भारत की एक ऑटोमोबाइल उत्पादक या ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी मानी जाती है। अब थोड़ी सी मैं बात करूं आपकी अशोक लेलैंड कंपनी के बारे में, तो साथियों ये अशोक लेलैंड जो आपकी कंपनी है, ये अशोक लेलैंड कंपनी का राजस्थान में जो कारखाना लगा हुआ है, इन राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। तो राजस्थान में कारखाना कहाँ लगा हुआ है? ये तो चेन्नई में तो मुख्यालय है, ध्यान रखना। राजस्थान में कारखाना कहाँ पर है इसका? अलवर में। कहाँ पर है इसका? अलवर में इसका कारखाना बना हुआ है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और याद रखना, अगर मैं इस अशोक लेलैंड की बात करूं तो साथियों भारत की, जी हां, संपूर्ण भारत की दूसरी सबसे बड़ी कॉमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनी है ये, ध्यान रखना। पहली कंपनी कौन सी है देखिए, कमेंट करो मुझे फटाफट। भारत में सबसे बड़ी और पहले नंबर की कॉमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनी। कॉमर्शियल वाहन किसे कहते हैं? जैसे ट्रक हो गए, बसेज हो गई, इस प्रकार के जो वाहन होते हैं उनको बनाने वाली कंपनी कहलाती है कॉमर्शियल वाहन कंपनी, है ना। तो कॉमर्शियल वाहन कंपनी है ये अशोक लेलैंड, और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कॉमर्शियल वाहन कंपनी मानी जाती है। ये थी आपकी अशोक लेलैंड। अगली मैं बात करूँ आपकी दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ूँ तो नेशनल बॉल बेयरिंग, जी हाँ, नेशनल बॉल बेयरिंग। साथियों मैं नेशनल बॉल बेयरिंग की बात करूं तो ये आपके जयपुर में है, इसका कारखाना जयपुर में लगा हुआ है। परंतु मैं पहले बात करूं अगर इसकी स्थापना की, जी हाँ, इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना भारत की आज़ादी से पहले हो चुकी थी, जी हाँ। 1946 में इसकी स्थापना मानी जाती है और इसके जो संस्थापक थे वो थे बिड़ला, जी हाँ, BM बिड़ला। BM बिड़ला ने इस कंपनी की क्या की थी? स्थापना की थी, नेशनल बॉल बेयरिंग कंपनी की, जो कि भारत में नेशनल लेवल पर बेयरिंगों का निर्माण करने वाली कंपनी है। बेयरिंग जानते होंगे आप लोग, जो कि टायरों के बीच में डाले जाते हैं, बहुत सारे इनके और भी उपयोग होते हैं। बेयरिंग निर्माता कंपनी है ये, बेयरिंग निर्माता कंपनी। और अशोक लेलैंड क्या बनाती थी? ऑटोमोबाइल उत्पादक कंपनी, है ना। और ये क्या करती है? केवल बेयरिंग बनाने का काम करती है। कभी स्थापना हुई थी? 1946 में। मुख्य बात याद रखना, इस नेशनल बॉल बेयरिंग का जो आपका जो कारखाना है वो कारखाना कहाँ पर लगा हुआ है? इसका जयपुर में। कारखाना कहाँ पर है? जयपुर में। अशोक लेलैंड का कारखाना कहाँ पर था? अलवर में। वेरी गुड। आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। जो लोग लिख नहीं पा रहे हैं, आलसी हैं, मैं तो एक ही सजेस्ट करूंगा, लिख लो। आज नहीं तो कल लिखना पड़ेगा। कब तक समय को आप लोग निकालते चलेंगे? जितना जल्दी लिखो उतना जल्दी लाभ आपको। अगली बात की ओर बढ़ूं, नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें बताया था सेमकोर ग्लास, जी हाँ, सेमकोर ग्लास। साथियों अगर मैं सेमकोर ग्लास की बात करूं
तो एक ये आपकी जो टीवी होती है, उस टीवी की जो टेलीविज़न या टीवी की आपकी जो पिक्चर ट्यूब होती है ना, उस पिक्चर ट्यूब की निर्माता कंपनी है ये सैमकोर ग्लास। जी हाँ, यहाँ पर क्या होता है, टीवी या टेलीविज़न की पिक्चर ट्यूब जिस पर चित्र प्रदर्शित होते हैं, है ना, पिक्चर ट्यूब, चित्र बनते हैं, सॉरी, पिक्चर ट्यूब की क्या है ये निर्माता कंपनी। अच्छा ध्यान रखना, ये जो सैमकोर ग्लास फैक्ट्री है ये केवल सैमसंग कंपनी के लिए, जी हाँ, सैमसंग जो कंपनी है, सैमसंग कंपनी के लिए टीवी पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है। ध्यान रखना, इसका जो वर्तमान में जो इसका जहाँ पर इसका निर्माण होता है, जो कारखाना लगा हुआ है वो कहाँ पर लगा हुआ है, कोटा में। तो ये दो बात याद रखना आप लोग। सैमकोर ग्लास में किसका उत्पादन होता है, पिक्चर ट्यूब का निर्माता या पिक्चर ट्यूब का यहाँ पर निर्माण होता है। किसके लिए कम कार्य करती है, सैमसंग के लिए। कहाँ पर इसका जो कारखाना वो है कोटा में। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें तो वो था आपका हिंदुस्तान रेडिएटर्स। जी हाँ, हिंदुस्तान रेडिएटर्स। साथियों, हिंदुस्तान रेडिएटर्स जो कंपनी है इसका जो कारखाना लगा हुआ है वो तो लगा हुआ है जोधपुर में। ध्यान रखना, कहाँ पर लगा हुआ है, जोधपुर में। अच्छा, इसमें निर्माण का किया जाता है, ये रेडिएटर्स बनाए जाते हैं यहाँ पर। किसका निर्माण किया जाता है, रेडिएटर्स। अरे रेडिएटर्स का मतलब होता है जिसको आप लोग मैं बात करूँ तो प्रत्येक जो आपकी कोई भी आपकी ऑटोमोबाइल्स आपका अगर कोई भी है, मतलब जैसे गाड़ी किसी भी प्रकार की आपकी हुई या कोई भी बस हुई आपकी, तो उसमें एक रेडिएटर ज़रूर लगाया जाता है आगे आगे की तरफ। जहाँ पर बोनट होता है वहाँ पर रेडिएटर लगता है, ठीक है। उस रेडिएटर में आपने देखा होगा पानी डाला जाता है जो कि इसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो वो रेडिएटर जो होता है ना, उस रेडिएटर का निर्माण कहाँ पर किया जाता है, हिंदुस्तान रेडिएटर्स लिमिटेड में, जिसका कारखाना कहाँ लगा हुआ है, जोधपुर में। तो साथियों, ये थी आपके इस प्रश्न की व्याख्या। आपको किस प्रकार से बेनिफिट ये दे पाएगी, ये आप लोग अपने अनुसार इसको कवर अप करना। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमीर ने कल की आप लोगों की जो सीरीज थी, सीरीज नंबर 10, उस सीरीज नंबर 10 के भी परिणाम बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे परिणाम थे, जिसमें हमने आज के विजेता भी हमने घोषित किया है। और आज के विजेता को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल वाली सीरीज के अंतर्गत सीमा भाटी, विष्णु राजपूत, पूजा शर्मा, आरती लखेरा, ज्योति मेहता, गजानन, मनीष कुमावत, अनीता जाट, जितेंद्र शर्मा, गणेश, अखिल, सतीश, सबका बहुत ही बेहतरीन प्रयास था। विकास, कमलेश कंवर, आरती, दिनेश, प्रियंका, आपका रघुनंदन, महेश, किरण, सीमा, सतीश, राकेश, कमलेश, मोहन, हरिमोहन, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आपके प्रयास की जो प्रयास है वो काबिल तारीफ़ है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलिएगा। बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को, हमीर का पता आप लोगों को, ये हमीर की बात हो रही है आपके रणथंभौर वाले हमीर देव चौहान की। तिल या तेर हमीर हट चढ़े न दूजी बार, है ना। हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। जी हाँ, रणथंभौर में, और इस शरण देने की वजह से ही आगे जाकर रणथंभौर का युद्ध लड़ा गया। रणथंभौर में साका हुआ, रणथंभौर में जोहर भी हुआ। वो उसका आखिर कारण था एक सेनापति को, जो कि खिलजी का सेनापति था, उसको शरण दे देना। तो वहाँ पर ये केवल सेनापति का नाम पूछ रहा आपसे, आमिर खां या मीर अलाबंदे खां या मीर मोहम्मद शाह या फिर आपका ऑप्शन है मीर जुबेर खां। जवाब जल्दी कमेंट कीजिएगा। बात करते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी। जल्दी कमेंट करो, फटाफट जवाब दीजिए।
साथियों हमीरदेव चौहान की बात हो रही है यहाँ पर। हमीरदेव चौहान ने जिस सेनापति को, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसको रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। कमेंट जल्दी कीजिए। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर मीर मोहम्मद शाह। जी हाँ, मीर मोहम्मद शाह जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसकी सेना में शामिल था। और ये वही सेनापति है जो कि आपके अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात आक्रमण या गुजरात अभियान के दौरान सेना के साथ में था, परंतु उसके ही द्वारा विद्रोह कर देने पर, के द्वारा विद्रोह करने पर जब मोहम्मद शाह भाग कर रणथंभौर में शरण ले लेता है, उसके बाद में क्या होता है, इस बात को हम लोग थोड़े सा देखते हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग मीर मोहम्मद शाह की। साथियों अगर मैं बात करूं मीर मोहम्मद शाह की, तो इस मीर मोहम्मद शाह के साथ में एक व्यक्ति और था जो आपको पता होगा, इसी का साथी था केबरू। जी हाँ, एक तो मीर मोहम्मद शाह और एक इसका साथी था केबरू। ये दोनों के दोनों जो थे साथियों, ये दोनों ही गुजरात अभियान के लिए गए थे। और गुजरात अभियान, जब गुजरात पर आक्रमण करके वहाँ से लूट लाट के सारी संपत्ति को जब लेकर आ रहे थे, ये मंगोल सैनिक थे। वैसे इनका संबंध था मंगोल। तो साथियों जब ये लूट कर ला रहे थे सारी धन संपत्ति को, तो आपके जो मुस्लिम थे, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक थे, सेनापति थे, उनमें और मीर मोहम्मद शाह, मतलब इनके मध्य आपसी विद्रोह हो गया। और विद्रोह में इन्होंने, मतलब मीर मोहम्मद शाह ने केबरू के साथ मिलके और उनके धन को छीन लिया और छीन कर वहां से भाग गया। मतलब कुल मिलाकर उसने क्या कर दिया, खिलजी के विरोध विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके जाकर कहां पर बैठ गया, वो आपके हमीरदेव चौहान के पास, जो कि कहां का शासक था, आपके रणथंभौर का। साथियों एक बात तो ये बताई जाती है, एक अन्य बात बताई जाती है कि आपका जो अलाउद्दीन खिलजी था, जी हाँ, एक अलाउद्दीन खिलजी, इस अलाउद्दीन खिलजी की थी एक पत्नी। जी हाँ, और पत्नी का नाम था चिमना बेगम। साथियों कुछ इतिहासकार बताते हैं यहाँ पर कि जो मीर मोहम्मद शाह था, वो मीर मोहम्मद शाह प्रेम करने लगा था चिमना बेगम से। जी हाँ, क्या करने लगा था, ये प्रेम करने लगा था चिमना बेगम से। चिमना बेगम प्रेम करती थी मीर मोहम्मद से, और इधर अलाउद्दीन खिलजी लगा हुआ था अलग ही साइड में। ये आपके रतन सिंह की पत्नी, मैं बात कर रहा हूँ मेवाड़ की वीर भूमि रतन सिंह की पत्नी, जिनका हम लोग जानते हैं पद्मनी के नाम से। ये पद्मनी को चाहने की चाहत में इधर उधर घूम रहा था। देखो सारी कहानी कैसे उल्टी हो रही है। इधर मीर मोहम्मद शाह जो कि मंगोल सैनिक था, उसको चाह रही है चिमना या चिमनी, और चिमनी का जो चिमना है वो चाह रहा है किसको, पद्मनी को। इधर साहब इस चिमनी की अलाउद्दीन की जो छोरी है, वो चाह रही है आपके जालोर के विरमदेव चौहान को, विरमदेव सोनगरा को, तो सारा का फिरोजा जिसका नाम था। तो मतलब कुल मिलाकर खिलजी का सारा कैरेक्टर ही बड़ा ख़राब था, बड़ा ही बदनाम कैरेक्टर था, सारी गड़बड़ था मामला। इधर चिमनी, इधर मीर मोहम्मद को, दोनों की छोरी थी जो फिरोजा, वो उधर फिर राजपूतों के साथ उसका संबंध अपना स्थापित करना चाह रही थी। तो मामला सारा गड़बड़, बड़ा जटिल था। तो कुल मिलाकर इस वजह से माना जाता है कि मीर मोहम्मद शाह ने यह किया था, ये विद्रोह किया था। और इस विद्रोह की वजह से ये सारी कहानी पता नहीं थी हमीरदेव चौहान को। हमीरदेव चौहान से जब शरण मांगने आया तो उसने शरण दे दी किसको, आपके मीर मोहम्मद शाह को। और मीर मोहम्मद शाह को जब मांगना चाहा अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अलाउद्दीन खिलजी को मना कर दिया। किसने, हमीरदेव चौहान ने। हमीरदेव चौहान ने कह दिया कि हमीर ने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद में खुद की भी नहीं सुनता है। साथियों कहा जाता है हमीर की हट के बारे में, बहुत सारे लोगों ने समझा कि हमीर इन सेनापतियों को हमें दे देना चाहिए, हमें क्या लेना देना है, अरे यार ये चिमनी से ब्याह करे, चिमना से करे, परंतु हमें इसकी बीच की राजनीति में क्यों पड़ना है। बोले नहीं, मैंने एक बार कह दिया, एक बार वचन दे दिया इनको, तो मैं फिर बिल्कुल इनको वापस नहीं भेजूंगा। साथियों कहा जाता है मीर के बारे में कि सिंह सवन, जी हाँ, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलाई एक बार, सिंह सवन सदपुरुष वचन कदली फलाई एक बार, हमीर हट चढ़े न दूजी बार, तीलिया तेल और हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ऐसी बात कही जाती है आपके हमीरदेव चौहान के बारे में, जो कि इसकी हट को प्रमाणित यहाँ पर करती है। और साथियों अंततः परिणाम भी ये रहा कि हमीरदेव चौहान ने अंत समय तक भी इन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी के हवाले नहीं किया, और रणथंभौर का युद्ध लड़ा गया 1301 में। ये हमारा तो 1301 में रणथंभौर का युद्ध था, वो अलाउद्दीन खिलजी और
हमीर की सेना के बीच में लड़ा गया, जिसमें मीर मोहम्मद शाह और केबरू, जी हाँ, इन दोनों ने हमीर की तरफ से युद्ध किया था और लड़ते हुए वीर गति को ये प्राप्त हो गए थे। आगे की बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ज़्यादा आनंद आएगा इसको जब हम लोग पढ़ेंगे रणथंबोर का इतिहास। बहुत ही प्यारा इतिहास है रणथंबोर की रियासत को पुनः सत सत नमन करता हूँ मैं। ऐसे वीर पुरोधाओं को, ऐसी वीर भूमि में हम लोग जन्मे हैं, बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के लिए मल्टीपर्पज क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के लिए नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया था? देखो मैं कुछ प्रश्न थोड़े से एक आध सरल भी रखूंगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों से एक वादा और दावा किया था कि हर एग्जाम में राजस्थान में कोई भी प्रतियोगी साथी जो कोई भी एग्जाम देने जा रहा है, उससे पहले अगर वो अभिनव आरएस एकेडमी की राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी सीरीज, जो कि लगभग 50 से 100 सीरीजें होने वाली हैं, इन सीरीजों को अगर वो पढ़कर जाता है तो लगभग 80 से 85% उसका पेपर हूबहू एज इट इज इन प्रश्नोत्तरी सीरीजों में से मिल जाएगा। ये मेरा वादा था, और इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को भी मैं इस सीरीज में समाहित कर रहा हूँ। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के लिए नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1965, 1970, 1975, 1980। इस दरबार के आयोजन में आमेर के भारमल ने अपना सहयोग किया था और भारमल ने सारी व्यवस्थाएं की थी। जवाब दीजिए फटाफट कमेंट। यहाँ पर आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जी हाँ 1970, सॉरी 1900 नहीं, 1900 गलत प्रिंट हो गया ये। आप लोग एक काम कीजिएगा, इनमें ये प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर आप लोग सबको 1500 मानना, जी हाँ 1500 मानकर चलना आप इनको, है ना। 1565, 1570, 1575 और 1580। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा 1570 में। सब लोग सही कर लेना इसको, है ना। 1900 मत रख देना, ये टाइपिस्ट से गलती हो गई। 1565, 1570, 1575, 1580। तो राइट आंसर होगा 1570 में। अब बात कर लूँ मैं अगर 1 मिनट के लिए आपके इस नागौर दरबार की, तो साथियों नागौर दरबार पहली बात तो आयोजित कहाँ हुआ था? तो ये आयोजित यहाँ पर प्रश्न में ही दे रखा है नागौर में, जी हाँ, जहाँ पर तारकिन की दरगाह बनी हुई है। जी हाँ, तारकिन की दरगाह, उस तारकिन की दरगाह के जस्ट नज़दीक ही ये दरबार आयोजित हुआ था 1570 में, जिसने भारमल ने अपना पूरा सहयोग किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस नागौर दरबार का? साथ ही इस दरबार का उद्देश्य ये था कि अकबर राजपूताना के सभी राजपूत शासकों को, जी हाँ राजपूताना के सभी राजपूत शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था इस दरबार के माध्यम से। और इसी उद्देश्य से नागौर दरबार आयोजित हुआ था, क्योंकि यहाँ पर अधीनता स्वीकार पहले कर चुका था भारमल। तो अब भारमल चाहता था कि मैंने अधीनता स्वीकार कर ली, तो यार ये सारे राजपूतान वाले चिढ़ाते हैं हमें, तो क्यों ना इनको भी अधीनता स्वीकार करा दो। तो साथियों यहाँ पर ये अधीनता स्वीकार कराने के लिए नागौर दरबार का आयोजन हुआ था। और इस नागौर दरबार से एक प्रश्न और पूछ लेता है कि ऐसा राजपूत शासक जो नागौर दरबार में शामिल ही नहीं हुआ था। जवाब कमेंट करो फटाफट। ऐसा राजपूत शासक जो नागौर दरबार में शामिल ही नहीं हुआ था। और एक कमेंट और करो, ऐसा शासक जो नागौर दरबार में शामिल तो हुआ था, नागौर दरबार में शामिल तो हुआ था, परंतु उसने मुगलों की या अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ऐसे राजपूत शासक का नाम कमेंट करो फटाफट मुझे, ठीक है। दोनों कमेंट करके दिखाइएगा आप लोग। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागौर दरबार बड़ा अविस्मरणीय योगदान था इसमें अपने जो भारमल का, और भारमल फिर भी अपने उद्देश्य में जो सफल नहीं हो पाए थे। नागौर दरबार पूरी तरीके से सफल दरबार नहीं था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? व्याख्याता 2016 में, ग्राम सेवक 2015-16 में प्रश्न पूछा गया है। ये शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, गोकुल भाई भट्ट, राय बहादुर हरविलास या फिर मोहनलाल सुखाड़िया? जवाब कमेंट करें फटाफट।
शारदा एक्ट के प्रणेता, शारदा एक्ट आपने नाम सुना होगा, इसके प्रणेता राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राय बहादुर हरविलास। पूरा नाम था राय बहादुर हरविलास शारदा, इसलिए मैंने पूरा नाम यहाँ पर कमेंट में नहीं दिया, और ज़्यादातर ऑप्शन में पूरा नाम आता भी नहीं है, क्योंकि नाम पूरा आती तो आप लोग जवाब ऑटोमेटिकली दे दोगे। साथियों, इस राय बहादुर हरविलास शारदा के प्रयासों से ही, इनके सफलतम प्रयासों से ही 1929 में, जी हाँ 1929 में बाल विवाह विरोधी अधिनियम पारित हुआ था। कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? बाल विवाह निषेध या विरोध अधिनियम, ठीक है। ये अधिनियम पारित हुआ था कब? 1929 में। और बाल विवाह निरोध अधिनियम को ही हम लोग शारदा एक्ट के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। साथियों, बाल विवाह राजस्थान में एक ऐसी कुप्रथा थी, खैर मैं इतना तो नहीं कह सकता कि कुप्रथा अब समाप्त कर दी गई है, अभी भी बहुत से आंचलों में ये प्रचलित है और बहुत ज़्यादा होती है। अब की बार तो खैर नहीं हो पाया, ये अक्षय तृतीया गई अभी। सबसे ज़्यादा बाल विवाह, कमेंट करना जवाब, सबसे ज़्यादा राजस्थान में बाल विवाह कब किए जाते हैं? कौन सी तिथि को संपन्न होते हैं? सबसे ज़्यादा राजस्थान में बाल विवाह कौन सी तिथि को? तो साथियों, अब की बार कोरोना की महामारी के चलते हुए अक्षय तृतीया को ये संपन्न नहीं हो पाए और बहुत कम लोग पारिणी सूत्र में बंधे थे। तो यहाँ पर बाल विवाह की इस प्रथा को 1929 में कानूनी रूप से तो अवैध घोषित कर दिया गया था, और यहाँ पर एक विवाह की उम्र तय की गई है कि 18 वर्ष की कम से कम लड़की और 21 वर्ष का कम से कम लड़का होना चाहिए, तभी वो कानूनी रूप से विवाह के लिए वैध माने जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, धींगा गणगौर। प्रश्न और भी बेहतरीन है। धींगा गणगौर किस शहर में मनाई जाती है? गणगौर तो आपने सुनी है, घोर आपने सुनी है। यहां पर आप लोगों के सामने प्रश्न, धींगा गणगौर किस शहर में मनाई जाती है? ऑप्शन है आपके अजमेर, उदयपुर, कोटा या झालावाड़। फटाफट जवाब कमेंट कीजिए। साथियों, यहां पर जो राइट आंसर होगा आपका, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जी हाँ उदयपुर में। उदयपुर में कौन सी गणगौर मनाई जाती है? धींगा गणगौर। पढ़ लेते हैं हम लोग धींगा गणगौर को, ध्यान से समझना आप लोग। धींगा गणगौर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। धींगा गणगौर की बात करूं बेटा तो इसको बैतमार गणगौर भी कहते हैं, जी हाँ बैतमार गणगौर। समझ गए होंगे आप लोग बैतमार क्यों कहते हैं, नहीं समझा तो समझ जाइएगा। धींगा गणगौर कह दीजिए या बैतमार गणगौर कह दीजिए, बात एक ही है। साथियों, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? एक गोल घेरा बना लिया जाता है और गोल घेरे में कुछ युवक होते हैं और कुछ महिलाएं होती है, और उनके द्वारा एक गणगौर का एक नाट्य रूप में अभिनीत की जाती है धींगा गणगौर। और यहाँ पर ऑप्शन ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती है वो कुंवारे जो युवक होते हैं, जी हाँ कुंवारे युवक जो होते हैं उनको बैतों से मारती है, पीटती है ना, और एक ऐसा आपस में दोनों एक खेल टाइप ये खेला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं धींगा गणगौर। तो इसमें महिलाएं बैत का प्रयोग करती है, इसलिए इसको बैतमार गणगौर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ये पूछेगा कि कब ये धींगा गणगौर या बैतमार गणगौर कब आयोजित होती है? तो ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल की तृतीया, चैत्र शुक्ल की तृतीया से और बैसाख कृष्ण, जी हाँ बैसाख कृष्ण की तृतीया तक, याद हो गया होगा आपको। चैत्र शुक्ल की तृतीया से और बैसाख कृष्ण की तृतीया तक ये बैतमार गणगौर या धींगा गणगौर उदयपुर शहर में आयोजित होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नैन्सी ख्यात, नैन्सी ख्यात बहुत पढ़ी आपने, बताइए मुझे नैन्सी ख्यात किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? नैन्सी ख्यात को लिखने वाले थे मोहनोत नैन्सी, और मोहनोत नैन्सी कहाँ के थे सारी बात हम लोग देखते हैं। आपको भी पता है, वैसे खूब पढ़ा है इसके बारे में तो आपने। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार थे
बहुत सारी चीज़ें यहाँ से उठाई गई है नैनसी ख्यात से, और ऐसा बताया जाता है कर्नल जेम्स टोड पूरी तरीके से कॉपी नहीं कर पाया नैनसी ख्यात की, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी, उनका अर्थ नहीं कर पाया, अनुवाद नहीं कर पाया। अगर नैनसी ख्यात का अगर प्रयोग किया जाता राजस्थान के इतिहास में, तो राजस्थान के इतिहास को और भी बेहतरीन तरीके से लिखा जा सकता था। ऐसी बातें बताई जाती है इतिहासकारों के द्वारा। तो नैनसी ख्यात किस भाषा में लिखा गया? राजस्थानी में, ढूंढाड़ी में, संस्कृत में या फारसी में? साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा राजस्थानी। जी हाँ, राजस्थानी भाषा में ये लिखते थे और राजस्थानी भाषा में ही ये नैनसी ख्यात ग्रंथ लिखा गया है। साथियों अगर मैं बात करूं इस नैनसी ख्यात ग्रंथ की, तो लिखने वाले कौन थे? मुहणोत नैनसी। साथियों मोहनोत नैनसी की बात पूछ लेता है काफ़ी बार कि मोहनोत नैनसी का संबंध कहाँ से था, तो ध्यान रखना ही मारवाड़ रियासत से इसका संबंध था। कहाँ से था? मारवाड़। और मारवाड़ जो रियासत थी आपकी, उस मारवाड़ रियासत के एक महाराज थे जसवंत सिंह जी। जी हाँ, जसवंत सिंह, बहुत विवादित रहा था इनका जीवन भी। जसवंत सिंह के क्या थे? ये दीवान थे। जसवंत सिंह के क्या थे? ये दीवान थे। बताया जाता है कि जसवंत सिंह ने अपना जीवन मारवाड़ में बहुत कम समय के लिए बिताया था। ये अधिकांश समय बाहरी युद्धों में व्यस्त रहे और इन्होंने मारवाड़ का सारा काम जो इनकी अनुपस्थिति में उनका दीवान देखा करता था, जो मोहनोत नैनसी था। परंतु कुछ लोगों के द्वारा ऐसा बताया जाता कि मोहनोत नैनसी उच्च पदों पर, अपने जो उच्च पद थे इस रियासत में, उन उच्च पदों पर, क्योंकि जसवंत सिंह तो था नहीं, उसकी अनुपस्थिति में दीवान ये सारे लेखा जोखा का कार्य संभालता था। तो साथियों ऐसा बताया जाता है कि नैनसी ने क्या किया कि उच्च पदों पर अपने जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, उन सबको इन्होंने उच्च पदों पर लगा लिया, जिससे कि बाकी जो दरबारी थे उनमें ईर्ष्या की और द्वेष की भावना आ गई। किसी दरबारी के द्वारा जसवंत सिंह तक सूचना पहुंचा दी गई किसके लेकर? मोहनोत नैनसी को लेकर कि ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और इस प्रकार से इसने धन का गबन किया है, ये वो फलाना डिकाना, दो चार बातें गलत पहुंचाई गई। और इसी के परिणाम स्वरूप जसवंत सिंह ने आदेश दिया और आदेश देकर मोहनोत नैनसी को जेल में बंद करवा दिया। आज जन्म मृत्यु तक मोहनोत नैनसी जेल की चार दीवारी में ही बेचारे सड़ते रहे थे, जिन्होंने जेल के दौरान ही मोहनोत नैनसी ने नैनसी ख्यात और एक ग्रंथ और था इनका मारवाड़ा प्रगणारी विगत, ये दोनों ग्रंथों की इन्होंने क्या की थी? रचना की थी। ध्यान रखना, एक तो मारवाड़ा प्रगणारी विगत और एक मोहनोत नैनसी ख्यात, ये दोनों ग्रंथों के रचनाकार कौन थे? मोहनोत नैनसी। ठीक है, आगे चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। मोहनोत नैनसी जो कि राजस्थान के अबुल फजल भी कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किसे, ये करंट से आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, 2 दिन पहले की न्यूज है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा टॉपिक है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, इसको लेकर हो सकता है हम लोग आगे वीडियो भी बनाएं। केंद्रीय सतर्कता आयोग, और इसका जो मुखिया होता है वो होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो इस पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? के.वी. चौधरी को या विश्वनाथ जोशी को, संजय कोठारी को या फिर जॉन केरी को? जवाब जल्दी कमेंट कीजिए। और साथियों यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, संजय कोठारी। संजय कोठारी को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है माननीय राष्ट्रपति द्वारा। तो प्रश्न एक और बन जाता है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो मुखिया होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। तो किसके द्वारा की गई भाई? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन? आपके रामनाथ कोविंद के द्वारा। रामनाथ कोविंद के द्वारा संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया। बात आ जाती है यहाँ पर कि साहब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त काम क्या करता है, काम क्या होता है इसका? तो ध्यान देना साथियों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है, संवैधानिक इकाई है, ध्यान रखना है। संविधान में इसकी वर्णन है और ये भारत की विभिन्न जो विभाग होते हैं, भारत सरकार के अधीन जितने भी विभाग हैं, जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, उन सब की संबंधित भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखता है। तो ये कैसी इकाई है? भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने वाली
संस्था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर अधिकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने वाली संस्था कौन होती है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। और उसका मुखिया कौन होता है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। किसको लेकर? संजय कोठारी को लेकर। तो साथियों, ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज 10। इस प्रश्नोत्तरी सीरीज 10 के सभी प्रश्न आप लोगों के लिए कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। पुनः सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव आरएस एकेडमी पर आप लोग डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से अपनी सारी गतिविधियों को, सारे पाठ्यक्रम को कवर करते चल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए राजस्थान को जानो प्रश्नोत्तरी सीरीज एक मील का पत्थर साबित होगी। आप के लिए ही नहीं, ये संपूर्ण राजस्थान के प्रतिभागियों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज होने वाली है। आगे आने वाले समय में इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को हर बालक के मोबाइल में आप लोग जरूर पाएंगे। इतना ये आगे बढ़ने वाली है प्रश्नोत्तरी सीरीज, इतना मेरा दावा है, क्योंकि इसके सारे प्रश्न अपने आप में अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रश्नों का यहाँ पर समायोजन किया जा रहा है। मुझे विश्वास है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। घर पर रहते हुए भी आप लोग अच्छा समय दे पा रहे होंगे, अच्छा टाइम टेबल आपने बना लिया होगा। पहले आप लोग टाइम टेबल बना लेते थे, परंतु आप लोग टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते थे, क्योंकि आप लोगों का कोचिंग जाना होता था, आपको और भी इधर उधर जाने के काम होते थे, कभी जिम में चले गए। अभी अच्छा 2-4 चीज़ें अच्छी रही, पॉजिटिव वे में देखें तो अभी जो शादी ब्याह के जो फंक्शंस थे वो सारे डिले हो गए और हुए हैं। तो ऐसे हुए हैं शादी ब्याह की केवल पंडित जी है, दूल्हा दुल्हन है और 4 जने और हैं, इनके साथ में ही शादियाँ हो रही है। तो आप लोगों का जो जिमने का प्रोग्राम वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गया है। हर क्लास में मैं कहता था कि भैया जिमने जाना बंद कर दो, शादी ब्याह में जाना बंद कर दो, केवल पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि वहाँ पर जाते आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो ये भी अच्छा रहा कि इस दरमियान आपकी सारी शादी ब्याह बंद हो चुके हैं और आप लोग केवल अपना ध्यान पढ़ाई की ओर दे रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। इसी आशा और उम्मीद के साथ